हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग ना पेपर 3 का कंप्लीट मैराथन वीडियो करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी जो है पेपर 1 और 2 का कंप्लीट करवा चुके हैं। तो ये जो आप लोग का जो पेपर 3 का वीडियो होगा, इसके बाद हम पेपर 4 का लेके आएंगे। ये एक मैराथन वीडियो है जहाँ पे सिलेबस का आपका डीपली कवर नहीं किया गया है, सिलेबस का आपका मुख्य पार्ट को कवर किया गया है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जहाँ पे आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव में सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। और एग्जाम के पहले यार इसे आप देख के चले जाना, आपकी मोस्टली पार्ट कवर होंगी और एग्जाम में आप अच्छे अटेम्प्ट कर पाओगे। ये रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले एमए हिस्ट्री के सेमेस्टर 1 के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए आपका है, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले जितने भी सिलेबस हैं सेम सिलेबस है, चाहे वो मरवारी कॉलेज हो, डोरंडा कॉलेज हो, कोई अन्य कॉलेज ही क्यों ना हो। तो ये सभी के लिए आपका है, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना यार, ये आप लोग को सिलेबस वाली यहाँ पे वीडियो आपको कवर की गई है। मैं आप लोग बता दूं कि पेपर 1 का हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है, पेपर 2 का भी बना चुके हैं वीडियो। आज हम लोग पेपर 3 के ऊपर जिक्र करेंगे। ये सारी चीज़ हम लोग यूनिट वाइज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यूनिट 2, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। तो ये कोर कोर्स का थर्ड वीडियो, क्लास का आपका थर्ड वीडियो है ये। और आप लोगों को मैं बता दूं यार कि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट नोट्स चाहिए इसकी। तो आप लोग मेरी टेलीग्राम ग्रुप है हिस्ट्री की जीत, आप वहाँ पे जाना, उस ग्रुप को ज्वाइन करना। वहाँ से आप लोग कंप्लीट टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे। और मैं बता दूं यार, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक तो करना है यार, और लोगों के साथ शेयर भी करना, ठीक है ना। फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे बहुत फ़ायदा मुझे भी मिलेगी। और इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखना यार। आने वाले दिनों में हम काफ़ी सारे वीडियो आप लोग के लिए लाने वाले हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आज पेपर में यूनिट 3 से। थोड़ा सा पीछे जाकर पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिट 3 देखेंगे, फिर यूनिट 4 देखेंगे, फिर यूनिट 5 देखेंगे, या फिर यूनिट 4 से ही चले। चलो यूनिट 4 से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो यूनिट 4 में सबसे पहले हमारा सिलेबस में जिक्र है मध्यकालीन भारतीय समाज में सामंतवादी व्यवस्था। तो पूर्व मध्यकालीन समाज में सामंत नाम से एक नए वर्ग का उद्भव हुआ था। प्री मिडिवल एरा की बात हो रहा है। उसमें क्या हुआ था, पूर्व मध्यकालीन समाज में सामंतवादी नाम से एक नए वर्ग का उद्भव हुआ था। और सामंत शब्द से क्या अभिप्राय है, आप क्या जानते हैं सामंत क्या होती है? तो अगर आप सामंत के बारे में आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे सामंत के बारे में? तो ये वैसे पदाधिकारी व्यक्ति का जिसे राजा के द्वारा विशेष आर्थिक एवं राजनीतिक प्रोत्साहन मिला हुआ हो। मतलब एक राजा होता है, वो अगर किसी व्यक्ति को कुछ अपनी ओर से विशेष छूटें दे या रियायत दे या कुछ दे, जिसे बोलते हैं ना, उनका राइट हैंड जिसको बोलते हैं, वो राइट हैंड हो। मतलब ये कि व्यक्ति का जिसे राजा के द्वारा विशेष आर्थिक और राजनीतिक प्रोत्साहन मिला हो, उसे हम सामंत कहते हैं। यह व्यक्ति कोई सामान्य भूमिधर भी हो सकता है या फिर छोटे क्षेत्र का शासक भी। भारतीय सामंतवाद के उद्भव की पृष्ठभूमि मौर्योत्तर काल में ही तैयार होने लगी थी। मौर्योत्तर दशक मौर्यों के बाद की जो काल आई थी, उसी समय से हमें सामंतवाद भारत में दिखाई देने लगता है। वस्तुतः अगर देखा है तो शक एवं कुषाण शासकों ने अपने साम्राज्य के निर्माण के क्रम में भारतीय शासकों को पराजित तो किया, परंतु उनका समूल नाश नहीं करके उन्हें अधीनस्थ शासक के रूप में बने रहने दिया। और बाद में यही शासक केंद्र के कमजोर होते ही अपने पृथक सत्ता स्थापित करने लगे थे। और इसी नीति का विकास आगे गुप्त काल में समुद्रगुप्त के ग्रहण तथा मोक्ष की नीति से सामने आई। और इसके परिणाम स्वरूप उत्तर गुप्त काल तथा उसके पश्चात राजनीतिक विखंडनकरण होने लगा। विखंडीकरण मतलब कि टूटने लगा सारी चीजें, पूरा भारत क्या होने लगा, छोटे छोटे राज्यों में टूटने लगा। और विखंडीकरण की प्रक्रिया सामने आई जहां पर राज्यों पर विजय प्राप्त कर तब उन्हें अधीनस्थ शासकों के रूप में बनाए रखने लगा। तो भारतीय सामंतवाद के उद्भव को भूमि अनुदान पद्धति के क्रमिक विकास से भी जोड़कर देखा गया है। और यह पद्धति सातवाहन शासकों द्वारा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देकर प्रारंभ की गई थी। आगे यह अनुदान ब्राह्मणों के साथ साथ प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों को भी दिया जाने लगा था, जिसमें संबंधित क्षेत्र के प्रशासनिक, न्यायिक एवं मौद्रिक अधिकार भी शामिल होते थे। परंतु अगर 11वीं शताब्दी में अगर देखा है तो प्रति 11वीं एवं 12वीं सदी में उत्तर भारत में धर्मनिरपेक्ष भू अनुदान बड़ी संख्या में दिए जाने लगे। और बाद में ऐसे दान ग्रहीता सामंत के रूप में स्थापित हो गए तथा राजनीतिक विखंडीकरण की प्रोत्साहन भी मिली थी। ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ पे आप लोग को पूरी तरह से नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाएँगे।
तो यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इसको रिवाइज भी कर लोगे। मैं यहाँ से आपको केवल कोर पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं इसी के अंतर्गत। जब हम सामंतवाद के स्वरूप के समय में विचार करते हैं तो क्या पाते हैं? तो जब हम सामंतवाद के स्वरूप के समय में विचार करते हैं तो पाते हैं कि कमजोर राजसत्ता इसकी पहली पहचान है। सामंतवादी व्यवस्था के उदय के साथ ही मौर्य और गुप्त काल जैसे साम्राज्य का अस्तित्व नहीं मिलता है। यद्यपि हर्षवर्धन, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट जैसे राज्यों का इस समय उद्भव भी हुआ, परंतु इन सभी राज्यों में सामंतवादी विशेषता अनिवार्य तत्व के रूप में मौजूद थी। इन सभी राज्यों के शासकों द्वारा भारी भरकम उपाधियां ग्रहण की गई थी, जैसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, सकलोत, रापथनत इत्यादि। इसका मतलब यह हुआ था कि इन शासकों द्वारा अनेक छोटे शासकों पर शासन किया गया और फिर इनके नौकरशाही व्यवस्था में भी सामंतों की अहम उपस्थिति बनी रही। सामंतों से उम्मीद की जाती थी कि वे राजा के प्रति निष्ठा रखें और इसके अलावा प्रशासनिक कार्यभार तो संभाले ही साथ अपने देयों का एक भाग राजा को नियमित रूप से दे और निश्चित संख्या में सैनिकों को रखे भी। सामंत अपनी पुत्री का विवाह भी राजा से करता था। सामंतों द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर भी राजा का नाम अंकित रहता था। इसके अतिरिक्त भी सामंतों को अन्य कई दायित्व भी मिले थे और साथ ही उन्हें कई सारे दायित्व भी पूरे करने पड़ते थे। कुछ निश्चित अवसरों पर जैसे कि राजा के जन्म दिवस पर उसके दरबार में उपस्थित होना अनिवार्य था। छोटे सामंतों को अपनी संपत्ति में कोई परिवर्तन करने पर राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी और इस सब के अलावा इसके बदले में उसे विभिन्न प्रतीकों के प्रयोग की अनुमति भी थी। सामंतों की हैसियत के अनुसार उसकी उपाधियां भी अंतर होता था, मतलब कि उनके हैसियत उनके औकात के अकॉर्डिंग उनको उपाधि भी दी जाती थी। जो अधिक महत्वपूर्ण सामंत हुआ था उसे महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि के उपाधि ग्रहण करते थे, जबकि जो छोटे होते थे उन्हें सामंत राजा, सामंत, राणा, ठाकुर, भोक्ता इत्यादि उपाधियां ग्रहण की जाती थी उनके माध्यम से। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस काल में सामंती तत्वों की पहचान प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में कमी और जागीर के रूप में वेतन भुगतान के भी की जा सकती है। वस्तुतः दरबार में उपस्थिति विभिन्न सामंतों की प्रशासन में बड़ी भूमिका होती थी। नौकरशाही द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों को इन सामंतों द्वारा ही संभाले जाते थे। सामंती परंपरा कमोबश आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था का वाहक होती थी और इसकी वजह है कि छोटे-छोटे स्वतंत्र सामंतों के द्वारा जगह-जगह चुंगी वसूला जाता था, जिससे व्यापार वाणिज्य की एकीकृत इकाई के विकास को धक्का लगने लगा और अंततः वाणिज्य व्यापार एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन सामंतवाद का सामान्य लक्षण होता है। इस वजह से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भरता भी धीरे-धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी थी। और अगर डिटेल से देखें तो ये सारी चीज़ आपकी मिलती है यहाँ पे। अब एक प्रश्न उठता है कि भारतीय सामंतवाद व यूरोपीय सामंतवाद के बीच में क्या अंतर है? क्या कोई ऐसी अंतर है? तो वस्तुतः यहाँ अंतर के 2 मुख्य बिंदु दृष्टिगोत होते हैं, मतलब कि दिखाई देते हैं। पहला, यूरोपीय सामंतवाद के विपरीत भारतीय सामंतवाद दास व्यवस्था से सामंतवाद के क्रमिक विकास को नहीं दिखाता है। अर्थात ये कि भारत में दास व्यवस्था तो थी, परंतु दासों पर आधारित उत्पादन प्रणाली अनुपस्थित थी। वहीं दूसरी बात ये कि भारत में यूरोपीय सामंतवाद का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण कृषि दासता अनुपस्थित दिखाई देती है। तो ये चीजें थोड़ा सा डिफरेंस हमें दिखाई देती है। इस प्रकार से अगर देखा है तो गुप्तोत्तर काल में और उसके पश्चात सामंतवाद ने अपने परिपक्व रूप में संस्थागत स्वरूप ग्रहण कर लिया, जिसने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सभी स्तरों पर पूरे देश में जीवन को गतिहित गतिहीन मतलब होता है किसी में रुकावट लाना एवं अस्थिर बना दिया। यह गतिहीनता निर्विवाद रूप से 19वीं सदी तक जारी रही और इस काल के बाद ही धार्मिक एवं समाज सुधारों तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत नेताओं द्वारा समाज की इस गतिहीनता पर प्रश्न उठाए गए थे। अगला आपका सिलेबस में जिक्र है भारत में मध्यकालीन विश्वविद्यालय। तो भारत के यदि मध्यकालीन विश्वविद्यालयों की बात करें तो भारत में कई विश्वविद्यालय थे जो विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा एवं अनुसंधान का कार्य कर रहे थे मध्यकालीन समय में। जिसमें से अगर कुछ देखें तो इन विश्वविद्यालयों में विभिन्न शिक्षा प्रणालियां, शैक्षिक दृष्टिकोण एवं शोध क्षेत्र में विशेषज्ञ थे, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा में क्या होती थी तो नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जो आधुनिक बिहार राज्य में से जुड़ा हुआ था और बिहार के कौन से एरिया से तो नालंदा जिला से। इसे भारतीय और विदेशी छात्रों के लिए बौद्ध धर्म, वेदांत, व्याकरण और शिक्षा में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है।
वहीं तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला एक अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय था जो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिला में उपस्थित है। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था जो आदिकालीन भारतीय शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध था। अगला आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह भी एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था जो पूर्वी भारत में वर्तमान के जो बांग्लादेश है उसके विक्रमशिला जो कि जिला वहां पे भागलपुर है उसमें अवस्थित था। इसमें बौद्ध धर्म, ज्योतिष, अंकशास्त्र और अनुशासन जैसी कई सारी शिक्षाएं दी जाती थी। इन विश्वविद्यालयों के अलावा भी कई अन्य स्थानों पर भारतीय समाज में शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए स्थापित सामंतवादी विद्यान विद्यालय थे। इन विश्वविद्यालयों ने अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया और उत्तर में मतलब कि बाद में आगे की शिक्षा प्रणाली की बनावट में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यह आपके इंग्लिश में है, ठीक है। अगला शब्द आता है नगरीकरण का। सिलेबस में एक पार्ट है नगरीकरण। एक्चुअली ये होता क्या है? तो नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाता है। इन द सेंस कि जनसंख्या हो सकता है, आपका आकार हो सकता है, संरचना और कार्य के क्षेत्र में कोई बड़ा चेंजेस आना नगरीकरण कहलाता है। यदि भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करें या देखें तो नगरीकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही प्रारंभ मानी जाती है और इसकी जानकारी हमें सिंधु सभ्यता से मिलती है। सिंधु सभ्यता के कुछ शहर जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, ये सारे नगर अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं जल निकासी की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अन्य नगरों में मिथिला, हस्तिनापुर, मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, कुशीनगर इत्यादि को माना जाता है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी को क्रमशः द्वितीय शहरीकरण के रूप में देखा गया है। मतलब ये कि छठी शताब्दी से लेकर के सातवीं शताब्दी के बीच का जो काल था उसे द्वितीय शहरीकरण के फेज माना जाता है। मध्यकाल में अगर देखें तो मुस्लिम शासन की स्थापना से नगरों का विकास पुनः प्रारंभ हो गया था। भारतीय नगर नियोजन में मुसलमानों के योगदान के रूप में उनकी सुंदर और विशाल मस्जिदें, उनके दरवाजे, गुंबद, मेहराब और नगरों के चारों ओर एक संशोधित रक्षा प्राचीरों जो कि अधिक कुशलता पूर्वक सैनिक उपकरणों से सुसज्जित थी इत्यादि शामिल है। मध्यकाल में जब तुर्क लोग भारत आए उसके सामने तीन प्रमुख रुकावट माने गए। पहला ये, यहाँ अच्छी सड़कें नहीं थी, संचार के साधनों का भी अभाव था, साथ ही फारसी बोलने वाले ऐसे अधिकारियों की भी कमी थी जो जनता और राज्य के बीच सेतु का काम कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी नगण्य थी जो नव स्थापित तुर्की राज्य का आधार बन सकती है। यद्यपि नगरीकरण की प्रक्रिया तुर्कों के आने से पहले ही विद्यमान थी ऐसा माना गया है। यद्यपि तुर्की के आने से इस प्रक्रिया में तेजी आई और इस संदर्भ में इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने 13वीं से 14वीं शताब्दी में हुई शहरी क्रांति से संबंधित साम्राज्य या सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मोहम्मद हबीब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसके अनुसार तुर्कों के आने से पूर्व भारत में उच्च वर्गों ने शहरों में अपना कब्जा जमा रखा था, जबकि श्रमिक लोग गांवों और शहरों के परकोटे के बाहर बस्तियों में रहते थे। तुर्कों के आने के बाद यह भेद क्रमशः मिट गई क्योंकि उनका औद्योगिक उपक्रमों के लिए उनकी जरूरत थी। अतः नगरों में धीरे धीरे उद्योग और व्यापार में वृद्धि हुई। सॉरी। एक मिनट। आगे तो इस प्रकार से हमें देखा गया नगरीकरण, ठीक है। तो आगे अब हम बात करते हैं यार। कुछ विद्वानों को माना माना है कि मध्यकालीन भारत के नगरों का यूरोप के शहरों की तरह अपना कोई कानून नहीं था। तो यह विचार उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि मध्यकालीन भारत के नगरों का सामान्य प्रशासन कोतवाल के हाथों में होता था। नगरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके पास रक्षा तथा पहरेदारी के लिए अपने कर्मचारियों रहते थे। इसके अतिरिक्त वह विशेष मामलों में फौजदारी से भी मदद मांग कर सकते थे। नगरों में मापतोल पर नियंत्रण करना, कीमतों पर नजर रखना, अवैध शुल्कों पर रोक लगाना कोतवाल का दायित्व था। इन सब के अतिरिक्त नागरिक सुविधा संबंधित कई जिम्मेदारियां भी उसे निभानी
पड़ती थी। इस प्रकार से अगर हम देखें तो मध्यकाल के प्रारंभ से लेकर के 18वीं शताब्दी तक नगरों का क्रमिक विकास देखने को मिलता है और इस दौरान व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में लघु उद्योग का भी विकास हुआ था। इसके अतिरिक्त इस काल के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र में शहरीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता आई और कुछ पुराने शहर विकसित हुए, कुछ नए शहर भी बसे और इस प्रकार नगरीकरण के क्षेत्र में यह क्रमिक विकास हमें 13वीं से 18वीं शताब्दी तक निरंतर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमारा यूनिट 4 जो होता है वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है? ये आपके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है नोट्स के रिगार्डिंग। आपको यदि नोट्स चाहिए तो आप हिस्ट्री की जीत टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लेना। ठीक है? वहाँ से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएँगे इसके। आगे है आपकी यूनिट 5 के रिगार्डिंग। यूनिट 5 में आपका एक टर्म दिया गया है पोजीशन ऑफ वुमेन इन मिडिवल इस्लामिक सोसाइटी। मध्यकालीन इस्लामिक समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में किस प्रकार की स्थितियाँ थी जिक्र करना है। तो प्राचीन काल में महिलाओं को प्रायः सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ तो स्वतंत्रता मिली ही थी। परिवार में उसे सम्मान का स्थान था। धार्मिक कार्यों में उसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती थी। कोई भी धार्मिक कार्य महिलाओं के बिना पूरा नहीं होता था। लेकिन महिलाओं की यह स्थिति हमें अधिक समय तक नहीं देखने को मिलता। मध्यकाल में उसकी सामान्य स्वतंत्रता एवं अधिकार जो है वो धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। स्त्री को घर की चारदीवारी में ही रहने के लिए निर्देश दिए गए जाते हैं। साथ ही स्त्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पति देव तुल्य मानकर उसकी सेवा और सम्मान करें। हिंदू व इसी तरह देखें तो मुस्लिम समाज में पुरुष प्रधान परिवार ही सामाजिक ढांचे में मान्य थे। मध्यकाल में अनेक सामाजिक कुप्रथाएं पर्दा प्रथा, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, विधवा दुर्दशा या विधवा का बारे में जो उनकी जो कारनामे थी विधवाओं को लेकर के जो लोगों का जो सोच था, चाहे तलाक, दहेज प्रथा इत्यादि का महिलाओं की स्थिति गौण व इसका जीवन संरक्षण का जीवन बनकर रह गया था। संरक्षक का जीवन इन द सेंस पैतृक समाज में पुरुषों की प्रधानता की तरह के देखा गया है। इनका कुप्रथाओं के कारण महिलाओं की शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जहाँ तक नारी शिक्षा का प्रश्न है, तो वह सिर्फ संपन्न हिंदू मुस्लिम परिवारों में थे, परंतु जनसामान्य नगरों की या नारियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं था। मुसलमानों की तुलना में हिंदू महिलाओं की शिक्षा की कम सुविधा प्राप्त थी। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल की तुलना में खराब होती चली गई। दिल्ली से अगर देखा तो दिल्ली में सुल्तानों ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने का तो प्रयास किए नहीं किया, बल्कि वे युद्धों और अपने साम्राज्य के विस्तार करने में लगे रहे थे। मध्यकाल में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में भी काफी अंतर नजर आता है। कुल मिलाकर देखा है तो मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि तत्कालीन धार्मिक व सुधारवादी आंदोलन ने भी महिलाओं संबंधी कुप्रथाओं का प्रतिकार या फिर आलोचना करा, या फिर कहे तो उन्हें किसी आधिकारिक अधिकार प्रदान करने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार से सबसे पहले हम जाने कि मध्यकाल में महिलाओं का भूमिका क्या थी और उनकी स्थिति रोल और देखेंगे पहले। तो प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन ऋग्वेद से महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। मैंने प्राचीन काल से जोड़ा ही क्यों? क्योंकि अगर किसी की सोसाइटी के बारे में जाननी है तो उसको पीछे का बैकग्राउंड देखना होगा, तब तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। तो यहाँ पे उससे हमने कंपैरिजन किया है एंशिएंट से, उसके बाद हमने मिडिवल में पहुँचा है। तो उस प्रकार से अगर देखा है तो उस समाज में या उस समय समाज में जो व्यवस्थाएँ प्रचलित हो गई थी, उस समय इन द सेंस मिडिवल एरिया में मतलब मध्यकालीन समाज में जो व्यवस्थाएँ प्रचलित हो गई थी, उनका प्रभाव हिंदू-मुस्लिम समाज की महिलाओं पर समान रूप से पड़ा। बहुत कम ऐसी परिस्थितियाँ थी जो दोनों समाज की महिलाओं में अंतर करती थी, परंतु ज़्यादातर परिस्थितियाँ एक जैसी हुई होती थी और समान रूप से उन पर प्रभाव डाला जाता था। समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान और आर्थिक गिरावट आई मतलब और इन द सेंस कि और बहुत ज़्यादा क्या हुआ पूरी तरह से महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा गौण होने लगा था। जब भारत के कुछ समुदायों ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, जौहर प्रथा, पर्दा प्रथा, दास प्रथा इत्यादि शामिल किए। इन बुराइयों का हिंदू मुस्लिम समाज की महिलाओं पर गहरा प्रभाव देखा गया। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परंतु जाति प्रथा और अलगाव की भावना से नारी की स्थिति सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक स्तर पर प्रभावित या प्रभावहीन बना रहा। उनका दायरा घरेलू कार्यों तक ही सीमित कर दिया गया था, किंतु किसान और मजदूर वर्ग की स्त्रियां अपवाद थी। वे घर के सारे कार्यों, खाना पकाना, सफाई व अन्य घरेलू कार्यों तथा बच्चों के लालन पोषण आदि की जिम्मेदारियां तो थी ही,
वहीं पर वह अपने पतियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम भी किया करते थे। जैसे खेती के कार्यों में हाथ बटाना, खेती के साथ साथ पशुपालन, साथ साथ बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, टोकरी बनाना इत्यादि में वो शामिल थे। तो ये सारी चीजें हमारी जो है इनकी महिलाओं की स्थितियों को बताती है मध्यकालीन समय की। ठीक है, आगे आते हैं। मध्यकालीन इस्लामिक समाज में स्लेव दास प्रथा की क्या व्यवस्था थी, दासों की क्या स्थिति थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो 11वीं शताब्दी में भारत के मुस्लिम राजा ने गुलामी की स्थापना की। हिंदुओं की दासता और विजय के लिए सैन्य बलों में दासों की नियुक्ति के साथ साथ गुलामी पूरे भारत में फैल गई। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा कि हिंदू राज्यों के आक्रमणों के दौरान कई भारतीयों को दास के रूप में अपहरण कर लिया गया और मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में भेज दिया गया। शक्तिशाली दक्कन सल्तनत और मुगल साम्राज्य के मुस्लिम सैनिकों के घरों में काम करने के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका से कई गुलामों को भी भारतीय उपमहाद्वीप में ले जाया गया था। इस प्रकार से अगर देखें तो इस्लामी आक्रमण और भारत के दास प्रथा की शुरुआत किस प्रकार से हुई, पहले वो जानते हैं। तो पेशावर की लड़ाई हुई थी 1001 ईस्वी में। इसके बाद गजनी के महमूद की सेना ने पेशावर, मतलब कि पेशावर कहाँ पे, पाकिस्तान में है, और वहन जो कि गंधार की राजधानी थी उस समय, उस पर कब्जा कर लिया गया। इसमें सैकड़ों दासों को या सैकड़ों लोगों को पकड़ लिया गया और उन्हें गुलाम बना लिया गया। और ऐसा दावा किया जाता है कि महमूद गजनवी जो कि 1819 में भारत में अपने 12वें आक्रमण के बाद इतने सारे गुलामों को वापस लाया था, उनकी कीमती केवल कितने थे जानते हो? 2 से 10 दिरहम थी। उनकी असाधारण रूप में इससे कम कीमत के कारण दूर-दूर से व्यापारी उन्हें खरीदने के लिए आकर्षित हुए और परिणाम स्वरूप मध्य एशिया, इराक और खुरासान उनसे आगे निकल गए। गोरे और काले, अमीर और गरीब एक आम गुलामी में मिश्रित हो गए थे। वहीं अगर दिल्ली सल्तनत के समय अगर गुलामी व्यवस्था अगर देखें, तो पूरे दिल्ली सल्तनत में सस्ते भारतीय दासों के व्यापक रूप से उपलब्ध होने के बहुत सारे संदर्भ मिलते हैं। इनमें से कुछ भारतीय दासों को वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए बेच दिया जाता था, जबकि अन्य का उपमहाद्वीप पर मुस्लिम शासकों द्वारा घोषित किया गया था, यह घोषणा किया गया था। सुरक्षा धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ दासों को इस्लाम में परिवर्तित भी किया गया था। तो ये सारे कंडीशन हमें देखने को मिलती है दास प्रथा के अंतर्गत। वहीं मुगल साम्राज्य के काल में भी आती हैं दास प्रथा कई सारे। अंततः निष्कर्ष ये निकलती है कि 11वीं शताब्दी में भारत में मुस्लिम अत्याचारों ने दास प्रथा की स्थापना की। अत्याचारियों मतलब कि वह मुस्लिमों ने यहाँ पे क्या किया, दास प्रथा की स्थापना की। 13वीं शताब्दी में यह उत्तर भारत में प्रमुखता से उभर गया और 14वीं शताब्दी में भी महत्वपूर्ण बन गई है। 14वीं शताब्दी में बंगाल में दास प्रथा कायम रही, हालांकि तब तक वह दक्कन में स्थानांतरित हो चुका था और 17वीं शताब्दी तक वहीं रहा। 17वीं शताब्दी में यह कुछ हद तक मुगल क्षेत्रों में कायम रहा। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, तो अफगानों ने उत्तर भारत में काफी पूरा जागरण भी किया। और भी डिटेल्स में अगर जाननी है तो नेक्स्ट स्टेप मतलब कि पूरा डीप में आप लोग को डिटेल जाननी है तो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं मध्यकालीन इस्लामी समाज में शिक्षा और साहित्य। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानते हैं, पर इससे पहले 1 मिनट, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ, हो तो रही है। चलो, तो अब जानेंगे लोग मध्यकालीन इस्लामी समाज में शिक्षा और साहित्य की क्या अवधारणा थी। तो सबसे पहले एक समरी देख लेते हैं। तो समाज के जो स्वरूप में जो बदलाव होता है वो आपसी समन्वय के सामने आता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास युद्ध, आक्रांता और अनाचार का युग माना जाता है, जहां पर 11वीं सदी से लेकर के 1707 तक तुर्क, मंगोल, खिलजी, पठान और मुगलों के साथ अरब की अनेक जातियां यहाँ समय समय पर आक्रामक होकर या फिर करवा बनकर भारत में आबाद हुए। इससे पहले कि मैं इस सांस्कृतिक प्रवाह की बात करूं, पहले यह बताना जरूरी होगा कि प्राचीन भारत सभ्यता के अवशेष बसरा और बगदाद की संस्कृति में आबाद रहे। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र का आधार वह शिक्षा होती है जो उसके नागरिकों को प्रदान की जाती है। मध्यकाल में शासकों ने युद्धों में व्यस्त रहते हुए भी
शिक्षा के विकास की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया, किंतु उनकी शिक्षा मजहबी थी। डॉक्टर यूसुफ हुसैन के शब्दों में अगर कहें तो मध्ययुगीन में प्रत्येक बात को मजहबी दृष्टिकोण से सोचा जाता है। मजहब इन द सेंस अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी, अपने धर्म के अकॉर्डिंग। राजनीतिक दर्शन एवं शिक्षा पर मजहबी नियंत्रण था और मजहबी परिभाषाओं के अनुकूल बना दिया गया था इसे। लोगों के सोचने एवं कहने का दृष्टिकोण भी मजहबी होता था। मध्यकाल में शिक्षण संस्थान के उद्देश्य और शिक्षण प्रणाली इस प्रकार की है, जैसे कि अगर देखा है तो पहला शिक्षा का उद्देश्य क्या था वो जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे शिक्षा का उद्देश्य। तो सर्वप्रथम इस्लामी शिक्षा का लक्ष्य मुसलमानों में ज्ञान की वृद्धि करना था। मोहम्मद साहब के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना एक कर्तव्य है और उसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रत्येक मुसलमान पुरुष और स्त्री के लिए ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। और दूसरा लक्ष्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। भारत में इस्लाम का प्रचार शिक्षा के माध्यम से की गई, जिसे मकतबों में बच्चों को प्रारंभ से कुरान पढ़ाई जाती थी, जिससे उन्हें इस्लाम के मल्लू सिद्धांत के विषय में जानकारी हो सके। मोहम्मद साहब के अनुसार विद्वान की शाही शहीद के रक्त से अधिक पवित्र है। साथ ही तीसरा लक्ष्य बताया जाता है इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार सदाचार की एक विशिष्ट प्रणाली का विकास करना। चौथा लक्ष्य क्या था इसका? तो शिक्षा का चौथा लक्ष्य था शिक्षा को बढ़ावा देने के पीछे का भौतिक सुख प्रदान करना। इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि यह लोगों को उच्च पद प्राप्त करने के लिए प्रलोभन देता था और यही कारण था कि मुस्लिम शासक विद्यार्थियों को प्रशासन में सिपा सलार, काजी, वजीर आदि पदों पर नियुक्त करते थे। अंत में इस्लामी शिक्षा का लक्ष्य राजनीतिक उद्देश्यों और स्वार्थों से प्रेरित था। मुस्लिम शासकों के सामने विदेशी भूमि पर अपनी शासन व्यवस्था, भव्यता और संस्कृति को सुदृढ़ करने की प्रमुख समस्या थी। वे शिक्षा के माध्यम से यह कार्य करना चाहते थे और अगर देखा जाए सातवीं मध्य युग से, इन द सेंस कि मध्य युग शैक्षणिक कार्य प्रणाली धर्माचार्यों और रहस्यवादियों के द्वारा नियंत्रित की जाती थी। इस समय की अगर शैक्षणिक संगठन देखें, जहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रारंभिक शिक्षा को, तो आप एक बार खुद से पढ़ के देखें। मकतब क्या होता था? तो मकतब प्रारंभिक शिक्षा का प्रमुख स्थान था जहां बच्चों को पढ़ाया जाता था। इस्लामी शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को वर्णमाला और धार्मिक प्रार्थना का ज्ञान कराना था। धनी वर्ग के लोग अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए अलग से अध्यापकों की नियुक्ति करते थे, लेकिन उस क्षेत्र के जनसाधारण मकतब में अपने बच्चों को भेजते भी थे। इसके अतिरिक्त खानाकाह और दरगाहों में भी प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। जब बालक 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन का हो जाता था, तो उसे शिक्षा देने की रस्म अदा की जाती थी, जिसे बिस्मिल्लाह कहते थे। अच्छे वस्त्र पहनाकर एक कुर्सी पर बैठाकर बच्चे की शिक्षा शुरू की जाती थी। मकतबों में सभी वर्गों के लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। विद्यार्थियों को फारसी भाषा का व्याकरण कंठाग्र कराया जाता था। कंठाग्र इन द सेंस ये रटाया जाता था। वर्णमाला की लिपि फारसी होती थी, फिर भी उर्दू एक प्रमुख विषय माना गया था। शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन-कौन से थे मध्यकाल में? तो मध्यकाल में कोई नगर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र तभी बन सकता था यदि वह मुस्लिम शासक की राजधानी हो या फिर किसी जागीरदार, प्रशासक या विशिष्ट अमीर का निवास स्थान। धार्मिक महत्व के स्थान दरगाह, खानकाह भी शिक्षा के केंद्र बन गए। साथ ही इस प्रकार का देखा तो आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, जौनपुर, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, बीजापुर, अहमदाबाद इस्लामी शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए थे। तो ये सारे प्रमुख केंद्र माने गए हैं और भी आपको डिटेल्स में दी गई हैं। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रकार बिदर भी शिक्षा के लिए अधिक प्रसिद्ध था। महमूद गामा ने एक मदरसा स्थापित किया। साथ ही बिदर में शिक्षा के विकास के कारण बहमनी राज्य में शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा हो गया था। पंजाब नक्षत्र शास्त्र और गणित
दिल्ली इस्लाम की परंपराओं, रामपुर तर्कशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र और लखनऊ सदाचार की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। इस्लाम की उच्च शिक्षा अरबी में और हिंदू धर्म की संस्कृति में दी जाती थी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें बताई जाती है शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो होती थी मध्यकाल में उसके बारे में। तो क्या मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में कुछ दोष थे? जी हाँ, बिल्कुल थे। इस्लामी शिक्षा ने धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक शिक्षा में सामंजस्य स्थापित किया। इस्लाम दूसरे संसार के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता, इसलिए इसने भौतिक और सांसारिक सुखों पर अधिक महत्व दिया। इस्लामी शिक्षा की एक और विशेषता यह थी कि साहित्य और इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला। इस युग में बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथों का निर्माण हुआ। मुसलमानों में या मुसलमानों के बाद के में आने के पहले देश का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता। केवल कलहन की रातरंगिनी इतिहास की श्रेणी में रखा जा सकता है। मुस्लिम शासकों ने इतिहास के आत्मकथा के रूप में लिखा और विशिष्ट इतिहासकारों को संरक्षण प्रदान किया। निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि प्रारंभ में मध्ययुगीन शिक्षा प्रणाली राजनीतिक उद्देश्यों से अभिप्रेरित था, परंतु धीरे धीरे उसमें ठोस परिवर्तन हुए जिसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना था। हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों ने इसको समान रूप से ग्रहण किया। मध्यकाल में देश की सभी शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम तथा शिक्षा पद्धति लगभग एक ही प्रकार की थी, परंतु विभिन्न शासकों के समय उनमें कुछ परिवर्तन भी हुआ, जैसे फिरोज तुगलक, अकबर, औरंगजेब इत्यादि के समय, जिन्होंने शिक्षा के व्यवसायिक स्वरूप को ध्यान में रखा। आगे एक शब्द आता है साइंटिफिक डेवलपमेंट इन मिडिवल इस्लामिक सोसाइटी। मध्यकालीन इस्लामिक समाज में वैज्ञानिक विकास क्या है? तो 8वीं सदी में अरबों द्वारा जीते जाने के बाद, जब 8वीं सदी में अरबों ने भारत के ऊपर जीत हासिल किया, भारत में खासकर सिंध के ऊपर, तो भारत और अरब दुनिया के बीच वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंधों का माध्यम बन गया था। मतलब जो भारत था वो एक माध्यम बन गया था। किसके बीच में? अरबों के बीच में और भारत के बीच में, खास करके सिंध, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सिंध को जीता था। दशमलव प्रणाली जो आधुनिक गणित का आधार है तथा जो भारत में 5वीं सदी में विकसित हुई थी, इसी काल में अरब दुनिया में पहुंच गई। 9वीं सदी में अरब गणितज्ञ जिसका नाम था अल ख्वारिज्मी, उन्होंने इसे अरब दुनिया में लोकप्रिय बनाया। एबेलार नाम के एक भिक्षु के जरिए यह ज्ञान 12वीं सदी के यूरोप में पहुंचा, जहां उसे अरब अंक प्रणाली के नाम से जाना गया। खगोल शास्त्र और गणित से संबंधित अनेक भारतीय ग्रंथों के अरबी अनुवाद हुए। वहीं अगर 10वीं सदी के आरंभ तक देखें तो 10वीं सदी के आरंभ तक अरब इस स्थिति में पहुंच गए थे कि वे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं को योगदान कर सके। इस काल में अरब दुनिया में ज्यामितीय, बीजगणित, भूगोल, खगोलकीय, प्रकाशिकी, रसायन और चिकित्सा आदि के विकास ने उसे विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया। अरब भूगोल शास्त्रियों की रचनाओं और मानचित्रों ने विश्व संबंधी ज्ञान को उन्नत बनाया। अरबों ने खुले समुद्र में यात्रा के लिए नए साधनों के विकास में भी मदद पहुंचाई। इन साधनों का 15वीं सदी तक उपयोग होता रहा। भारत और पड़ोसी देशों के बारे में अरब व्यापारियों के वृत्तांत हमारे लिए अगर कहा जाए तो जानकारी के उपयोग में स्रोत है। मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास मिलती है। दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध पुस्तकालय तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं अरब दुनिया में इसी काल में स्थापित की गई थी। पर यह याद रखना जरूरी होता है कि इनमें से अनेक उपलब्धियां अरब से बाहर खुरासान, मिस्र, स्पेन आदि के लोगों के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम भी था। अंततः हम यही कह सकते हैं कि इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले राजनीतिक और आर्थिक विकास क्रमों के कारण और उससे भी बढ़कर मुक्त चिंतन का गला घोटने वाले रूढ़िवादी की वृद्धि के कारण 12वीं सदी के बाद अरब ज्ञान विज्ञान का पतन होने लगा, लेकिन स्पेन में 14वीं सदी तक इसका विकास होना जारी रहा। तो आप इसे डिटेल्स में पढ़ लेना, ठीक है। ये आपके इंग्लिश में है। आगे आपकी है सिलेबस का ही पार्ट है। सिलेबस में जिक्र है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मिडिवल इस्लामिक सोसाइटी। मध्यकालीन इस्लामिक समाज में कला और वास्तुकला। तो अगर इसकी बात करें तो भारत में मुस्लिम शासकों की विजय और उनके अस्थायी रूप से बस जाने के परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का उद्भव हुआ था। व्यापक रूप से इस काल को 3 से 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है शाही शैली, जो कि दिल्ली सल्तनत के रूप में माना जाता है। दिल्ली सल्तनत जो शैली विकसित हुई उसे शाही शाही कहा गया है।
दूसरा आता है प्रांतीय शैली, जिसमें मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर शामिल थे। तीसरा आता है मुगल शैली, जिसमें दिल्ली, आगरा, लाहौर थे। और चौथा आता है दक्कन शैली, जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा शामिल था। मुस्लिम शासक मध्य एशिया से अफगानिस्तान के रास्ते आए थे। उन्होंने प्रारंभ में मौजूदा मंदिरों को मस्जिदों के रूप में परिवर्तित करवाया, जैसे कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद और ढाई दिन का झोपड़ा, तथा बाद में उनके द्वारा स्वयं की स्थापत्य कला के साथ स्थानीय विशेषताओं को समाहित करते हुए इमारतों का निर्माण आरंभ करवाया था। अगर हम शाही शैली की बात करें, खास करके दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में, तो प्रारंभ में इन्होंने इमारतों के निर्माण के लिए स्थानीय स्थापत्य शैलियों में प्रशिक्षित स्वदेशी कारीगरों का उपयोग किया। बाद में इन स्थानीय कारीगरों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पश्चिमी एशिया से कुछ डच वास्तुकारों को बुलाया गया था। भारतीयों को पहले भी मेहराब और गुंबदी पद्धतियों का ज्ञान था, परंतु इसका न तो व्यापक पैमाने पर उपयोग किया गया था और न ही इसे वैज्ञानिक रूप से विकसित किया गया था। मुस्लिम शासकों के अंतर्गत इसे परिष्कृत किया गया तथा शीला एवं सहतीर पद्धति के साथ संयुक्त किया गया। अलंकरण हेतु उनके द्वारा ज्यामितीय पुष्पों से युक्त डिजाइन का उपयोग भी किया गया था। इन्हें कुरान के आयतों से युक्त पट्टिकाओं के साथ संयोजित किया गया, जिसे अरबस्क कहा जाता है। और इनके द्वारा घंटी, स्वास्तिक, कमल आदि हिंदू रूपांकनों का भी उपयोग किया गया था। तो ये दिल्ली सल्तनत की शाही शैली है। आगे है प्रांतीय शैली, फिर दक्कन शैली, फिर आता है मुगल शैली। और बाद में हिंदू और तुर्की ईरानी रूपों में संयोजन पर आधारित मुगल स्थापत्य प्रांतियां या पद्धतियां 18वीं और 19वीं शताब्दी के आरंभ तक निर्बाध रूप से जारी रही। उदाहरण के लिए अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में मुगल परंपरा की कई विशेषताओं को सामाजिक या समाविष्ट किया गया है। इस प्रकार इसका कई प्रांतीय सामंतों या साम्राज्यों में देखा जाए तो कई प्रांतीय साम्राज्यों के महलों और किलों पर भी प्रभाव रहा, और इस प्रकार स्थानीय सांस्कृतिक और परंपराओं तथा मुस्लिम शासकों की स्थापत्य पद्धतियों ने एक विशिष्ट रूप ग्रहण कर लिया तथा दोनों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का उदय हुआ। और भी डिटेल्स में जानना चाहो तो आप इसे पढ़ लेना, या आपकी पूरी डिटेल्स में आप यहाँ से पढ़ सकोगे। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये आपका इंग्लिश में है। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया है, हमने 4 और 5 को पढ़ लिया है। आगे अब हम बात करते हैं चैप्टर में यूनिट 1 से, क्योंकि 4 और 5 हमने कंप्लीट कर लिया। अब यूनिट 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 चलो। यूनिट 1 में एक जिक्र है आपका ट्रांजिशन फॉर्म या ट्रांसफर फॉर्म एंशियंट, मतलब कि ट्रांजिशन मतलब होता है बदलाव। कब से कब तक? ट्रांजिशन फ्रॉम एंशियंट सोसाइटी टू मिडिवल सोसाइटी इन यूरोप। यूरोप में प्राचीन समाज से मध्यकालीन समाज की ओर किस प्रकार से बदलाव हुआ, उसके बारे में जानकारी देखेंगे हम लोग। तो यूरोप में प्राचीन समाज से मध्यकालीन समाज में संक्रमण एक व्यापक और गहरा परिवर्तन माना जाता है, जिसने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समाज को पूरी तरह से बदल दिया था। इसके कई सारे कारण देखे गए, जैसे कि रोमन साम्राज्य का पतन, फेडरलिज्म का आगमन। फेडरलिज्म मतलब क्या होते हैं? सामंतवाद। कैथोलिक चर्च का प्रभाव, आदित्य और नगरीय समाज सभ्यता का विकास, कृषि और तकनीकी की प्रगति इत्यादि। तो ये सारे कारण माने जाते हैं ट्रांजिशन फेज के रूप में। अगर डिटेल्स में अगर देखें पॉइंट वाइज, तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज में राजा पदानुक्रम के शीर्ष पर थे। हालांकि कई देशों में रोमन कैथोलिक पोप को उच्च स्थान पर रखा गया था। कस्बों और शहरों के विकास से वर्ग संरचना फिर से परिभाषित की गई। साथ ही नई कृषि पद्धतियों से खाद्य आपूर्ति में वृद्धि हुई और तकनीकी परिवर्तन से कृषि का विस्तार देखा गया। एक वर्ड आता है सिलेबस में, फ्यूडलिज्म, एग्रेरियन स्ट्रक्चर एंड रिलेशंस। सामंतवादी व्यवस्था में कृषि पद्धति के साथ क्या संबंध था वो। तो यदि सामंतवाद के बारे में बात करें, हमने ऑलरेडी पहले जिक्र भी कर चुका है, ये शायद यूनिट 4 में। तो सामंतवाद व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसका बोलबाला यूरोप में लगभग 1000 साल तक चला। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पश्चिमी यूरोपीय में या पश्चिमी यूरोप में जो व्यवस्था उभरी उसे सामंतवाद कहा गया। इसके ऊपर इतिहासकारों में एक लंबी बहस छिड़ी हुई है।
तथा अलग-अलग तरह के सामंतवाद को परिभाषित करते हैं इतिहासकार। इस व्यवस्था ने उस समय के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित भी किया था। यह व्यवस्था पूंजीवाद से पहले की है और इसलिए इतिहासकारों इसे पूंजीवाद भी कहा है। सामंतवाद सर्वत्र एक जैसी व्यवस्था नहीं था, कहीं इसकी तीव्रता अधिक थी तो कहीं कम, तो इसका प्रभाव नामात्र के भी देखा गया है। इसलिए इतिहासकार इस पर अपने अलग-अलग विचार व्यक्त करते हैं। जैसे कई सारे यहाँ पे कंडीशन आपको बताई गई है। उसी में एक वर्ड आता है आपका बेसल व्यवस्था आपके एग्रीकल्चर सिस्टम में और मेनर व्यवस्था। ठीक है। सामंतवादी जीवन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो सामंतवादी जीवन क्या होती है? तो सामंतवाद का गढ़ पहाड़ी पर या फिर ऊंची चट्टान पर बिल्कुल शिकारी पक्षी की घोंसलों की तरह होता था। यह छोटे किले के समान होता था जिसमें वह विद्रोही किसानों तथा दूसरे सामंतों के आक्रमण से बचा रहता था। सामंतवाद का पतन किस प्रकार से हुआ? तो उत्तर मध्यकाल के राजनीतिक क्षेत्र में अमीर वर्ग सेना में 12वीं और 13वीं सदी में बैरर की तरह के सामंत नहीं थे। जहाँ पहले बैरर का जरूरी तौर पर फ्यूडल उद्देश्य की पूर्ति की कोशिश करते थे तथा फ्यूडल रीति रिवाज एवं प्रथा से लॉर्ड और वेसर शासित होते थे। तो इसके कई सारे यहाँ पे कंडीशन बताए गए हैं सामंतवादी पतन के, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है। आगे आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स इन मिडिवल यूरोप। व्यापार और वाणिज्य की क्या व्यवस्था थी मध्यकालीन यूरोप में? तो रोमन साम्राज्य के जब पतन हुआ उसके साथ ही नगरों की नगर में मतलब नगरों में ह्रास हुआ। मतलब जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ सारे नगर क्या हुए, धीरे धीरे वो ग्रामीण एरिया की तरह दिखाई देने लगे। इसके साथ ही यूरोप में बंद अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई और इसके परिणाम स्वरूप मध्य युग में वाणिज्य तथा व्यापार पर भी बुरा असर पड़ा। इस कारण से यूरोपीय समाज का स्वरूप कृषि प्रधान हो गया। मिनरल व्यवस्था के अंतर्गत विक्रय नियमित अवस्था से अधिक अन्न बचाता था तथा खाद्यान्नों को खरीद नगरों में कम थी। ये आपकी कंडीशन बताई गई है यहाँ पे। ठीक है। मुद्रा वाणिज्य व्यापार की सारी चीजें आती है, ट्रेड एंड कॉमर्स में आती है सारी चीजें। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वाणिज्य व्यापार के पुनरुत्थान ने नगर बाजारों की स्थापना की। विकसित होती मुद्रा अधिक अर्थव्यवस्था ने विकसित होती मुद्रा जो थी मतलब मुद्रा की व्यवस्था बढ़ रही थी, इन्होंने अर्थव्यवस्था में स्वतः पूर्ण सामंती क्षेत्र की रीढ़ ही तोड़ दी। किसान और जमींदार दोनों अपना माल नजर नगर बाजार में बेचते थे। इस सारी चीज आपकी कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। आगे आपका एक वर्ड आता है टेक्नोलॉजी इन मिडिवल यूरोप। मध्यकालीन यूरोप में विज्ञान प्रौद्योगिकी या विज्ञान, तो ये आपके यहाँ पे कंडीशन बताई गई है। आप इसे नोट्स को स्क्रीनशॉट करना हो तो ले लो, या तो पीडीएफ ज्वाइन कर लेना यार टेलीग्राम ग्रुप, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये हम निष्कर्ष के तौर पे यही कह सकते हैं कि मध्यकाल में जो कुछ तकनीकी परिवर्तन एवं प्रगति हुई वह श्रम निकायों तथा शिल्पकारों के कारण हुई। पवन चक्कियों जल चक्कियों भी भरमार में थी और इसके अतिरिक्त दांतेदार पहिया चक्कों पेच तथा घिरनी आदि का ज्ञान हम लोगों को था। खनिज भंजक यंत्रों भारी हथौड़ों तथा चिराई पीड़ों को चलाने के लिए जल शक्ति का उपयोग होने लगा था। वस्त्र व लोहे से संबंधित उद्योगों में भी अनेक यंत्रों का प्रयोग होता था। तो ये सारी चीजें निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं। तो यूनिट 1 भी हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे शुरू होता है यहाँ से हमारा यूनिट 2। आपको अगर कंप्लीट नोट्स चाहिए या तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, हिस्ट्री की जीत के नाम से है। वहाँ पे इसकी कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगी, साथ से आपका पेपर 2 का पेपर 1 का भी नोट्स मिल जाएगा वहाँ पे आपका। ठीक है। हिस्ट्री से जुड़ी आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन फ्रॉम, ये तो हमने बात कर लिया है। हाँ, ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न एज इन यूरोप। तो हम लोग देखते हैं ट्रांजिशन मतलब बदलाव किस प्रकार से आया। इससे पहले हम लोग बदलाव देखे थे एंशियंट से मिडिवल में, प्राचीन से मध्यकाल में। इसमें अभी हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन से आधुनिक कार्य में किस प्रकार के बदलाव देखे गए यूरोप में। तो यूरोप में मध्यकालीन से आधुनिक युग तक का संक्रमण
एक बहुत विविध और गहरा ऐतिहासिक प्रक्रिया रहा है। और यहाँ इस संक्रमण के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे कि रिनेसेंस, जिसका मतलब होता है पुनर्जागरण, रिनेसांस, विज्ञान और उत्तराधिकारी क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, राष्ट्रवादी और विश्व युद्ध, साथ ही विज्ञान, तकनीक और औद्योगिक क्रांति और विश्व युद्ध के संघर्ष। तो दुनिया युद्ध के बाद यूरोप ने संघर्षों को छोड़कर एकीकृत होने का प्रयास किया। यूरोपीय संघ का गठन हुआ और एक संघर्षरत एकीकृत यूरोप की दिशा में कदम बढ़ाया गया। ये घटना यूरोप में मध्यकालीन से आधुनिक युग तक के संक्रमण के मुख्य पहलुओं का संक्षेप है, जो समाज, राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो ये सारी चीज बताई जाती है किस प्रकार से ट्रांजिशन हुई उसके बारे में। आगे एक वर्ड आता है आपके सिलेबस में, पुनर्जागरण, जिसका मतलब हुआ रिनेसेंस। ये पुनर्जागरण क्या होती है? तो पुनर्जागरण मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका नाम है रिनेसेंस। इसका मतलब होता है पुनः, अर्थात जन्म, मतलब कह सकते हो पुनरुत्थान। 15वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप की सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन केंद्र इटली में साहित्य और कला के क्षेत्र में नए विचारों का उदय हुआ, और यह विचार महान यूनानी और रोमन सभ्यता के आदर्शों और मूल्यों से प्रेरित हुई थी। इन विचारों से पूरे यूरोप में परिवर्तन की लहर से आ गई थी। परिवर्तन की इस लहर को पुनर्जागरण अथवा रेनेसांस कहा गया। कई सारे प्रसिद्ध इतिहासकार, जैसे कि जे सेवन के शब्दों में अगर कहे तो पुनर्जागरण एक सामूहिक शब्द है, जो मध्ययुगीन या मध्य युग के अंत तथा आधुनिक युग के शुरू में परिलक्षित सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है। तो ये आपके यहाँ पे जो है पुनर्जागरण की परिभाषा है। पुनर्जागरण के उत्थान के पीछे के कारण क्या थे, वो कारण यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, कारण नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर आपको बताया था इसका पुनर्जागरण के प्रभाव और समाज क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव रहा, और अंततः बताया था आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव, राजनीतिक क्षेत्र में पुनर्जागरण के प्रभाव। ये सारे कंडीशन आपको बताई जाती है। अंत में आता है सारांश। सारांश मतलब इसकी समरी, हमने जो पढ़ा है उसका। तो इटली से प्रारंभ हुई पुनर्जागरण आंदोलन को आधुनिक युग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसे बौद्धिक आंदोलन ने मध्यकालीन सामंतवादी संस्थाओं और चर्च की निरंकुशता के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इस आंदोलन के प्रारंभ के साथ ही साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुआ। पुनर्जागरण आंदोलन एक बहुआयामी बौद्धिक आंदोलन था, जिसने यूरोप में जन जागृति का कार्य किया। पुनर्जागरण आंदोलन नई भौगोलिक खोजों के लिए भी वातावरण तैयार किया था। तो ये आपकी समरी है। यहाँ पे एक आपका आता है यहाँ पे मध्ययुगीन यूरोप में जन जीवन में सामंतवाद, सामंतवादी व्यवस्था भी यहाँ पे है, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स बताया गया है, सामंतवाद के कर्तव्य बताए गए हैं, उनके प्रभाव बताए गए हैं। ठीक है, शासन प्रणाली का द्वारा ह्रास किस परसों का पतन हुआ वो बताया गया, पूरा डिटेल्स आपको बताया गया है। तो आप पीडीएफ में ये देख सकते हो। वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी यार, इसलिए मैं शॉर्ट्स में आपको कई बार बता रहा हूँ। ठीक है, पढ़ना खुद आपको है, रिवाइज खुद आपको करनी है। ठीक है, आगे इसके नकारात्मक प्रभाव भी बताया गया है यहाँ पे आपको। इस प्रकार से यूनिट 2 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 का। यूनिट 3 में आपका सबसे बड़ा आता है आपका अर्बनाइजेशन एंड डिस्कवरीज, नगरीकरण और खोज। कब की बात कर रही है? मध्यकालीन यूनिवर्सिटीज का। सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरी डिटेल्स में शॉर्ट में देखेंगे पहले। तो आपका इंग्लिश में आपका जहाँ बताया गया अर्बनाइजेशन के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स, and you can say that medieval universities play a crucial role in the urbanization of European cities. The establishment of universities such as Bologna, Paris, Oxford, and Cambridge lead to the concentration of scholars and students in a specific urban centers. And these all are the factors of medieval university and urbanization or discoveries. And if I talk about impact of the urban culture, then you can see this word like that culture diversity, architecture marvels. And if I talk about challenge and social dynamics, you can write that social hierarchy, language barriers, role and guides.
In summary, I can say the medieval University of Europe were pivotal in the urbanization process, contributing to economic, social, and cultural developments in urban centers. And this institution fostered academic advancement, creating a vibrant intellectual environment that laid the foundation for the Renaissance and the shaping of modern education system. And these all are the urban and the urbanization and discovery of medieval universities. नेक्स्ट medieval यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स में आपको अगर देखें हिंदी में, हम लोग जो पढ़ा वो इंग्लिश में था। अगर इसके बाद अगर हिंदी में हम लोग अगर करें तो विश्वविद्यालय शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले अगर जान लेंगे तो इसका शब्द की उत्पत्ति यूनिवर्सिटी शब्द से हुई है, जिसका मूल अर्थ है किसी गिल्ड या संगठन में पेशेवरों का कोई संग्रह। इन निगमों के पीछे की प्रेरणा अपने सदस्यों को प्रतिद्वंदिता समूह से सुरक्षा प्रदान करना और मूल्य विनियमों और एक अधिकार को सच्चा बनाना था। ये सारे कंडीशन बताया गया है मिडिवल यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डीप में आपको पूरा डिटेल्स बताया गया यहाँ पे कि यूरोपीय विश्वविद्यालय एक विशेष संगठन है जो मध्ययुगीन समाज की स्थितियों से उभरा। यूरोप में छात्रों और शिक्षकों ने खुद को स्थानीय कानूनों, ऊंची कीमतों और पूर्वाग्रह के बचाने के लिए गिल्ड संगठन की मध्ययुगीन प्रवृत्तियों को लागू किया था। तो ये पूरे डिटेल्स में आपको बताई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं मिडिवल टाउन के बारे में। मध्यकालीन शहर के बारे में, तो विद्वानों ने मध्यकालीन भारत में शहरीकरण को जीवन की एक निश्चित शैली माना है। इसका तात्पर्य बड़े क्षेत्र की उपस्थिति से भी है। एक गांव के विपरीत एक शहर की दो मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। पहला, किसी विशेष क्षेत्र में बड़ी आबादी की उपस्थिति और दूसरा विशेष कृषि गैर कृषि जनसंख्या की उपलब्धता। परिणाम स्वरूप एक शहर में एक विशिष्ट मानव स्थान अनुपात और एक विविध रोजगार संरचना होती है। राजनीतिक समस्याओं के कारण मध्यकालीन भारत में शहरीकरण की दर मध्यम थी। नदियों के पास महत्वपूर्ण स्थान, उपजाऊ भूमि और महत्वपूर्ण यात्रा मार्ग सामने आए। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ शहरी केंद्रों का भी उदय हुआ। मध्यकालीन भारत में शहरीकरण की शुरुआत के बारे में कई सिद्धांत हैं और वे शहरी केंद्रों के 4 श्रेणियों जैसे कि प्रशासनिक, धार्मिक, सैन्य और बाजार शहर माना गया है। जिसमें सबसे पहले बताते हैं दिल्ली के सुल्तानों के अधीन मध्यकालीन भारत में शहरीकरण की कंडीशन क्या थी उसके बारे में, फिर मुगलों के अधीन, और फिर आपका आते हैं मध्यकालीन भारत में शहरी केंद्र का विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में। ठीक है, इस समय की अगर जीवन स्तर की बात करें, अगर मध्ययुगीन शहर में जो लोग थे उसके जीवन स्तर की, तो मध्ययुगीन शहर में जीवन स्तर अलग अलग होता है। उच्च वर्ग राज परिवार की तरह रहते हैं और उन्हें भारी मात्रा में कमाया और खर्च भी किया, लेकिन शहरी गरीब को न्यूनतम निर्वाह स्तर पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहना पड़ता। अंततः अगर निष्कर्ष अगर देखें तो ये निकल के आता है कि मध्यकालीन युग के दौरान शहरी क्षेत्र और दैनिक जीवन अच्छी तरह से विकसित थे। अधिकांश भारतीय कस्बे शहरी क्षेत्र में विस्तारित गांव थे। ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का उद्भव या अद्भुत मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपकी डिटेल्स बताए गए यहाँ पे भी। मध्यकालीन यूरोप में नगरों का विकास किस प्रकार से हो जानकारी यहाँ पे है। साथ साथ शिक्षा, साहित्य व कला की प्रगति किस प्रकार से हुई उसकी जानकारी दी गई है। फिर एक वर्ड आता है ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। सॉरी, एक वर्ड आता है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। विश्व इतिहास की युगांतरकारी घटनाओं में समुद्री यात्रियों एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के आरंभिक होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है उनमें यह खोजें भी शामिल है। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए देशों जैसे कि इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अत्यधिक सफलता भी मिली। और हम यह भी जानते हैं कि विश्व के प्रारंभिक सभ्यता के काल से ही
व्यापार और वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा और यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। तो ये सारी आपकी डिटेल्स आपको बताई गई हैं, आप इसे नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ से इसको रीड कर लें, ठीक है? ये आपकी भौगोलिक खोजों के पीछे का कारण बताया गया है और परिणाम उसका बताया गया है यहाँ पे आपका। इसके महत्व क्या थे, वो महत्व यहाँ पे बताया गया है भौगोलिक खोज का। तो भौगोलिक खोजें विश्व के इतिहास की युगांतर घटना है, तो ये पूरा डिटेल्स आपको महत्व बताया गया इसके बारे में। यूनिट 3 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है हमारा, यूनिट 4 और 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? तो हमारा पूरी तरह से पेपर जो है कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। पेपर 3 पूरा कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना यार। हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं है, केवल आप लोगों को मैं समझाया हूँ और बताया हूँ कि किस प्रकार से आपको पढ़नी है। क्योंकि मैं पढ़ाना शुरू करूँ तो काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाएगा और मैराथन का मतलब ये नहीं है कि पूरी लेंदी वीडियो कर देना। मैराथन का मतलब है कोर पॉइंट समझा देना ताकि बच्चे खुद इससे प्रिपेयर कर सकें, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं यार। आपको क्या करनी है अभी, अभी हमारे प्लेटफॉर्म को ना सब्सक्राइब करके रखनी है चैनल को, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करनी है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप लोग। हिस्ट्री के जीत के नाम से ग्रुप है, जहाँ से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है? चलो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।